नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान का अपना अगला चैप्टर जो कि है संघवाद। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि आखिरकार संघवाद क्या होता है, संघवाद की परिभाषा क्या है, संघवाद का अर्थ क्या है और संघवाद की विशेषता क्या है, संघवाद की बुराइयां क्या है। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक को फिनिश अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना ये टॉपिक संघवाद। ठीक है, नमस्कार। तो दोस्तों, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं संघवाद, तो संघवाद को हमें पढ़ना किस तरीके। सबसे पहले हम जानेंगे इसका अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए हम जो टॉपिक को अपना डालते हैं, टॉपिक हमारा रहेगा आज का फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं संघवाद। ठीक, संघवाद। तो संघवाद की बात किया जाए, संघवाद को हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक तो आपका संघ और दूसरा होता है वाद। संघ का मतलब होता है आपका संगठन और वाद का मतलब होता है विचार, यानी जिसको हम कह सकते हैं संगठित रहने का विचार। संगठित रहने का विचार, संगठित रहने का विचार ही क्या कहलाता है, आपका संघवाद कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक आप बात समझ रहे हैं कि संघवाद आखिरकार है क्या। ठीक, तो हमने बात किया था संघवाद यानी संघ प्लस वाद, यानी संगठन प्लस विचार, यानी संगठित रहने के विचार को संघवाद किया जाता है, कहा जाता है। तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो संघवाद की एक डेफिनेशन ये है कि यह संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। फिर समझिए, संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट आता है केंद्र स्तर की सरकार और दूसरा पॉइंट आता है राज्य स्तर की सरकार। केंद्र स्तर की सरकार को केंद्रीय सरकार भी कहा जाता है और राज्य स्तर की सरकार को राज्य सरकार भी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, एक संस्थागत प्रणाली जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, उसको संघवाद कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। चलिए, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मैंने कहा था कि संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि केंद्र स्तर की सरकार। पहला पॉइंट इसमें आता है आपका केंद्र स्तर की सरकार और दूसरा पॉइंट आता है आपका राज्य स्तर की सरकार। केंद्र स्तर की सरकार को केंद्रीय सरकार भी कहा जाता है, केंद्रीय सरकार, और राज्य स्तर की सरकार को आपका राज्य सरकार भी कहा जाता है। तो यहां से आप लोग बात समझ चुके होंगे कि आखिरकार संघवाद क्या है। देखिए, संघवाद को दो शब्दों में हमने संधि विच्छेद किया, संघ प्लस वाद। संघ का मतलब होता है आपका संगठन और वाद का मतलब होता है विचार, यानी यह संगठित रहने का विचार है संघवाद। ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट मैंने बात करा था, मैंने कहा ये संघवाद की डेफिनेशन क्या है। तो आपने बोला एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्था, पहली जो व्यवस्था है वह है आपकी केंद्र स्तर की सरकार, जिसको केंद्रीय सरकार बोला जाता है। दूसरी जो व्यवस्था है वह है आपकी राज्य स्तर की सरकार, जिसको राज्य सरकार बोला जाता है। ठीक, यहां से अब हम छोटी सी और बात आगे बढ़ाते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में क्या अंतर है। अगर केंद्र सरकार की बात किया जाए तो केंद्र सरकार जो होती है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है
और राज्य स्तर की सरकार ये शासन के प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण निष्ठा से पूर्ण करती है। ठीक। दूसरा, केंद्र सरकार की बात करते हैं, ये राष्ट्रीय विषयों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। तो आपको दो बातें केंद्र सरकार में ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र सरकार। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय विषयों को ध्यान में रखकर ही कार्य करती है। और राज्य सरकार की बात करते हैं, ये शासन के प्रतिदिन कार्यों को पूर्ण निष्ठापूर्वक संपूर्ण यानी पूर्ण करती है या निष्ठा से करती है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पर सिर्फ हमें याद रखने के लिए रखना है कि आखिरकार केंद्र सरकार की बात किया जाए तो केंद्र सरकार क्या है, ठीक है, और एक तरफ होता है राज्य सरकार। आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अंतर क्या है, लेकिन टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल थोड़ा सा ही हम लोग जान लेते हैं। ठीक। तो केंद्र सरकार की बात किया जाए तो केंद्र सरकार जो होती है ये है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय विषयों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। राज्य सरकार की बात किया जाए, ये शासन के प्रतिदिन कार्यों को, ये शासन के प्रतिदिन कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करती है। ठीक है, तो केवल आपको बस अभी इतना जानना है कि आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। राज्य सरकार का क्षेत्र केवल उसका राज्य क्षेत्र होता है, जो कि उसका राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है तो वहां पर राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार होती है वह केंद्र में बैठती है और राज्य सरकार हर राज्य में अलग अलग होती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य सरकार ये शासन के प्रतिदिन कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करती है। केंद्र सरकार की बात किया जाए, राष्ट्रीय विषयों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। तो यहाँ तक अभी हमने समझा था कि आखिरकार ये सरकार है क्या। भारतीय संघीय शासन प्रणाली है, उसमें 3 स्तर की सरकारें कार्यरत है। यानी भारतीय संघीय शासन प्रणाली में 3 स्तर की सरकार कार्यरत है। पहला है केंद्रीय सरकार, दूसरा है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, और तीसरा है आपका स्थानीय सरकार। ठीक है, तो एक लाइन हम यहाँ पे और ऐड करते हैं कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली में, यहां लिखते हैं भारतीय संघीय शासन प्रणाली में 3 स्तर की सरकारें कार्यरत हैं। 3 स्तर की सरकारें कार्यरत हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है आपका केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। दूसरा पॉइंट आता है प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार, और तीसरा पॉइंट आता है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। इन तीनों सरकारों को आपको ध्यान रखना है। पहला हमने पॉइंट समझा है केंद्र सरकार, दूसरा पॉइंट होता है आपका प्रांतीय सरकार, और तीसरा पॉइंट होता है आपका स्थानीय सरकार। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो पहले इनको समझते हैं, फिर उनको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग एक हेडिंग यहाँ से नोट करिए, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है,
तो हेडिंग आपकी क्या रहेगी, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो क्वालिटी आपके लिए ठीक प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आवाज़ आप प्रॉपर आप सुन पा रहे हैं मेरी। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में आप लोग ध्यान रखिए, इसमें जो संघीय शासन व्यवस्था जो होती है इसमें सरकार दो स्तर की पाई जाती है। पहला आपकी होती है केंद्र सरकार, दूसरा होती है आपकी राज्य सरकार। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करते हैं, इनका अपना अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। इनके अधिकार क्षेत्र को तय करने के लिए 3 सूचियों को शामिल किया गया है। पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करते हैं, संघ सूची में केवल संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र आता है जिसमें 100 विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची की बात करते हैं, इसमें राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र आता है जिसमें आपके 61 विषयों को शामिल किया गया। समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सम्मिलित विषयों को शामिल किया गया है, इसमें टोटल 52 विषय आते हैं। अब पॉइंट होता है संघ सूची की बात करते हैं जिसमें 100 विषय आते हैं, जैसे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, संचार है, मुद्रा बैंकिंग है, इन सभी को संघ सूची के विषय में शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट होता है राज्य सूची की बात करते हैं, राज्य सूची में आपके 61 विषय आते हैं जो कि राज्य सरकार के क्षेत्र के विषय हैं, जिसमें आपका पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, यानी पुलिस संबंधी विषय, व्यापार संबंधी विषय, कृषि संबंधी विषय, सिंचाई संबंधी विषय, इन पर अधिकार, ये विषय किसका है, ये विषय है राज्य सूची का, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषयों को शामिल किया गया। 52 विषयों को शामिल किया समवर्ती सूची, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के क्षेत्रों को, अधिकार क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जैसे शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा पर अगर कोई कानून बनेगा तो उसमें संघ सूची और राज्य सूची दोनों के अधिकारों को लेकर ही कानून बनेगा। ठीक है, दोनों की सहमति से ही कानून बनाया जाएगा। जैसे आपका समवर्ती सूची में आता है, आपका शिक्षा आता है, बाल विवाह आता है, उत्तराधिकार आता है, गोद लेना, ये जैसे विषयों को किसमें शामिल किया गया, आपका समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तीसरा पॉइंट होता है संघीय शासन व्यवस्था जो होती है, इसमें अगर विवाद हो जाए, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया, किसी भी एक्ट को लेकर विवाद हो गया, तो इसको विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी संघीय शासन व्यवस्था में जो अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच अगर विवाद हो जाता है तो इस विवाद का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। चौथा पॉइंट कहता है संविधान के मौलिक प्रावधानों में अगर बदलाव करना है, संघीय शासन व्यवस्था में अगर जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो मौलिक प्रावधान है अगर उसमें हमें चेंजेस करना, अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए हमें दोनों की सहमति आवश्यक होगी। अगला पॉइंट कहलाता है दोनों के राजस्व के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कहलाता है देश की एकता सुरक्षा करना। अगला पॉइंट है देश की एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। ये कुछ संघीय शासन की विशेषताएं हैं जो कि मैंने आपको सही तरीके से बताया। बस आप इतनी ही विशेषताओं को ध्यान रखिएगा। आप इसमें से ही विशेषताओं को, जब आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो बस आप इतना ही लिख दीजिए, पर सफिशिएंट होगा। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 स्तर वाली होती है। इसमें पहला पॉइंट होता है सरकार 2 स्तर वाली होती है। आप समझ चुके होंगे 2 स्तर वाली सरकार, एक केंद्र सरकार होता है, एक केंद्र सरकार होता है और दूसरा होता है आपकी राज्य सरकार। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता में दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं, जिसके लिए 3 सूचियों का वर्णन, 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें कितनी सूचियां दी गई हैं, 3 सूची दी गई। ठीक है, तो तीनों की हम लोग बात कर लेते हैं। पहली सूची है आपकी संघ सूची, संघ सूची जिसमें 100 विषय आते हैं, 100 विषयों को शामिल किया गया।
दूसरी सूची है आपकी राज्य सूची, जिसमें आपके 61 विषयों को शामिल किया गया है। और तीसरी सूची है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिसमें आपके 52 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे आपका प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गया, मुद्रा हो गया, संचार हो गया और बैंकिंग हो गया। और राज्य सूची में आता है आपका पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई, ये विषयों को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में आपका शिक्षा, बाल विवाह, उत्तराधिकार, आपका गोद लेना जैसे विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो सरकार दो स्तर वाली होती है, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है साहब, अगर इनके बीच कोई भी विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका निपटारा किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है राजस्व के स्रोत, अलग अलग होते हैं, यानी अगर केंद्र की बात करें तो भारत की संचित निधि होता है, राज्य की बात करें तो राज्य की संचित निधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता की सुरक्षा करना। ठीक है, अगला पॉइंट होता है देश की एकता को बढ़ावा देना, देश की एकता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट आता है क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना, क्षेत्रीय विविधता का सम्मान। ये कुछ आपके सामने दे रखा है कि संघीय शासन व्यवस्था जो होती है उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए। हम धीरे धीरे टॉपिक को लेकर चलेंगे क्योंकि काफी गर्मी हो रही है भाई, तो आराम आराम से पढ़िए बस। ठीक है, चलिए एक बार फिर देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता, जो कि मैंने आपको पहले समझाया, फिर यहाँ पे नोट करा दिया। आप सभी लोग मेरे साथ ही कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और मेरे भाई एकदम सही तरीके से नोट्स बनाइए। सिनॉप्सिस जिसमें बना रहा हूँ ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है ना, आप सोच रहे हैं चैप्टर पढ़ लूँ, अब मैं सारी चैप्टरों का बिल्कुल ज्ञाता बन जाऊँ, मुझे सारी चीज़ें दिमाग में आधा रात में लेटूँ, कोई बता कि ये बताओ क्या है, तो मैंने कहा भी चैप्टर तो पढ़ लिया, नहीं पता ध्यान नहीं। ठीक है, अगर आप सिनॉप्सिस के थ्रू ऐसे करके पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि एक बंदा जो होता है वह पढ़ने के बाद 24 घंटे में 80% भूल जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए आपको 24 घंटे में एक बार रिवीजन करना है ना, तो रिवीजन आप पूरे चैप्टर का तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिवीजन आप सिनॉप्सिस का कर पाएंगे, तो इसको उतारिए। ठीक है, देखिए क्या है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता में मैंने बात करा था कि सरकार दो स्तर वाली होती है, पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। ठीक है सर, दूसरा मैंने बात करा दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें 3 सूचियों की हम लोग बात करते हैं। पहला होता है संघ सूची में 100 विषय आते हैं जो कि केंद्र सरकार के विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं जो कि राज्य सरकार के विषय हैं। समवर्ती सूची ऐसे विषय, संघ सूची राज्य सूची दोनों को मिलाकर ही समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय जिसमें प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गया, मुद्रा हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये विषय को संघ सूची
में शामिल किया गया। ठीक है सर। राज्य सूची की बात करते हैं, इसमें 61 विषय आते हैं, जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ये विषय आपके राज्य सूची में आते हैं। ठीक है सर। समवर्ती सूची की बात किया जाए, इसमें 52 विषयों को सम्मिलित किया गया। शिक्षा हो गया, बाल विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, गोद लेना हो गया, ये सारे विषयों को किसमें शामिल किया गया है, आपका समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका निपटारा किया जाता है। ठीक है सर। दोनों के राजस्व के स्रोत अलग अलग होते हैं। केंद्र सरकार यानी उसमें होता है भारत की संचित निधि, राज्य सरकार के अंडर में आता है राज्य की संचित निधि। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है देश की एकता की सुरक्षा करना, ये भी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। देश की एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये कुछ हमने पढ़ी थी केंद्र संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अब विशेषता तो हमने पढ़ लिया, अगर किसी भी चीज़ के हम लोग पॉजिटिव पढ़ते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अब लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे संघीय शासन व्यवस्था की बुराइयां। ये बुराइयां हैं क्या? ठीक है, तो बुराइयां पढ़ते हैं भाई। तो अगली हेडिंग आप लोग डालिए यहाँ से, संघीय शासन व्यवस्था की बुराइयां। तो आखिरकार ये बुराइयां हैं क्या, तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात की बात करते हैं, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। संविधान संशोधन का जो अधिकार होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है, केवल केंद्र सरकार के पास होता है। इसमें संसद को काफ़ी अधिकार प्रदान किया गया है। धन संबंधी अधिकार जो होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, केंद्र जब चाहे राज्य के मामले हस्तक्षेप कर सकता है। तो हमें केवल 5 पॉइंट पढ़ना है, 5 पॉइंट यहाँ नोट करते हैं और अच्छी तरीके से एक बार फिर समझेंगे ताकि दोनों पॉइंट हम लोगों को क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। पहला पॉइंट यहाँ से क्या आता है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आता है संविधान संशोधन का अधिकार। संविधान संशोधन का अधिकार केंद्र के पास होता है। केंद्र के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को अधिकार दिया गया है। चौथा पॉइंट होता है धन संबंधी अधिकार। धन संबंधी अधिकार केंद्र के पास, केंद्र के पास। केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, हमें केवल इसमें 5 पॉइंट याद रखने थे। पहला पॉइंट हमारा आता है संघीय शासन व्यवस्था की बुराइयों में कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा पावर होती है। दूसरा पॉइंट होता है संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र के पास होता है, राज्य सरकार के पास नहीं होता है, केवल राज्य सरकार की सहमति चाहिए होती है। दूसरा पॉइंट होता है संसद को काफ़ी अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है धन संबंधी जो अधिकार होगा केंद्र के पास होगा और केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था, आज की जो वीडियो थी इसमें हमने पढ़ा था कि संघवाद का आखिरकार आपका मीनिंग क्या है। ठीक है, संघवाद का मीनिंग क्या है, संघवाद की डेफिनेशन क्या है, संघवाद का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इसकी बात हमने करी थी। फिर हमने बात करा था कि यहाँ से डेफिनेशन पढ़ ली, फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की हमने क्या करी थी, यहाँ पे डिफरेंस की बात करी थी। फिर हमने पढ़ा था कि भारतीय संघीय शासन प्रणाली में 3 स्तर की सरकार पाई जाती है, जिसमें आपका केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। फिर हमने पढ़ा था संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं, जो कि हमने विशेषताओं के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करा था संघीय शासन व्यवस्था की बुराइयां। तो इन सभी चीज़ों की आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं
ठीक है। आप सिनॉप्सिस भी बनाते साथ चल रहे हैं मेरे साथ साथ, और आपको उसका प्रिंट आउट भी चाहिए इस चैप्टर का, तो हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, आप उस पर लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर इस चैप्टर के प्रिंटेड नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।